Okay, we start the topic. ठीक है, तो आज जो आप टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हो, वी सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम, है ना, कि भाई डिफरेंट पेंडुलम्स। अभी तक तो सिर्फ आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा है, नाउ विल स्टडी द डिफरेंट पेंडुलम, है ना। पेंडुलम और भी तरह के होते हैं। तो पहला जो पेंडुलम आपने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड द सिंपल पेंडुलम, है ना। तो लास्ट क्लास में इसके बारे में काफी कुछ मैंने आपको बता दिया था कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इन जनरल जो होता है ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G होता है। और इसके सर आज बोलो बेटा। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या? हाँ, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। ओके सर। टुडे चैप्टर विल बी ओवर। नेक्स्ट क्लास में अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे इनसे, और है ना, रिवीजन टाइप की नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, जो फ्राइडे को क्लास होगी ना, दैट काइंड ऑफ रिवीजन, एंड इसी के जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो टुडे द चैप्टर, ओके सर। ये आपका सिंपल पेंडुलम हो गया। सिंपल पेंडुलम के बाद जो नेक्स्ट चीज है, वी स्टडी फिजिकल पेंडुलम, है ना, कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट पेंडुलम होता है, दिस इज नोन एज ए फिजिकल पेंडुलम, है ना। तो जो फिजिकल पेंडुलम होता है, इसको सिंपल से हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि कोई भी जो फिजिकल बॉडी है, जब वो किसी एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट करती है, तो उसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका फिजिकल पेंडुलम, है ना। तो फिजिकल पेंडुलम जो सिंपल सा हो जाएगा, इफ एनी फिजिकल बॉडी, if any physical body oscillate about है ना, and fixed axis, oscillate about a fixed axis, है ना, then system is called as a physical pendulum, system is called physical pendulum, है ना। तो इसी चीज को हम फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं कि कोई भी फिजिकल बॉडी जब किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट करेगी, तो सिस्टम को हम बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम का स्पेशल केस सिंपल पेंडुलम है, कोई अलग चीज नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल पेंडुलम को हम बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम, है ना। अब ध्यान रखने की एक चीज और भी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, कि जो फिजिकल पेंडुलम है, समटाइम दिस इज ऑल्सो नोन एज ए कंपाउंड पेंडुलम। बात एक ही होती है, कंपाउंड पेंडुलम, है ना। तो कभी अगर ये वर्ड यूज हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दिस इज नोन एज ए कंपाउंड पेंडुलम, है ना। तो फिजिकल पेंडुलम में क्या होगा, किसी भी शेप की कोई बॉडी जो होगी किसी पिवोट के अबाउट ऑसिलेट करेगी। जैसे मैंने बोला कि ये आपकी इस तरह से कोई बॉडी है ना, किसी भी आर्बिट्री शेप की हो सकती है कोई फिजिकल बॉडी। आपने एक एंड पे इसके पिवोट लगा दिया, है ना, कि दिस इज योर पिवोट, ये आपका एक्सेस हो गया, और ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है, और वर्टिकल से आपने क्या किया, इसको थीटा एंगल से स्विंग करके छोड़ दिया। तो वर्टिकल से आपने कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगल दे दिया और इसको छोड़ दिया, तो ये पूरे इस पिवोट के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो इसी तरह के पेंडुलम को वी कॉल्ड एज ए फिजिकल पेंडुलम, है ना। तो जब भी कोई फिजिकल बॉडी जिसके कि एक एंड पे पिवोट होता है, अगर वो पिवोट के अबाउट प्लेन में इस तरह से ऑसिलेट करती है, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज ए फिजिकल पेंडुलम। अब एक कोई चीज है कि हाउ टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम। अगर किसी भी आर्बिट्री शेप की बॉडी है, तो इसका हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो टाइम पीरियड निकालना एकदम आसान है, थोड़ा सा मैं बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ कि भाई इस तरह से कोई फिजिकल बॉडी है ना, और इसकी एक एंड पे आपने पिवोट कर दिया कि इसके अबाउट क्या बेसिकली आपका पिवोटेड है ना, और वर्टिकल से किसी इंस्टेंट पे ये थीटा एंगल पे है ना, कि वर्टिकल से किसी इंस्टेंट पे ये जो बॉडी है वो थीटा से डिस्प्लेस्ड है, और इस पिवोट के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट कर रही है। तो आपको बताना है इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि बॉडी का वेट कहीं तो एक्ट करेगा, तो बॉडी का जो वेट एक्ट करेगा वो सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा। तो ये सपोज इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास में आपका वेट एक्ट कर रहा है mg, है ना। और सेंटर ऑफ मास और पिवोट के बीच का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज सपोज डी, कि सेंटर ऑफ मास और पिवोट के बीच का जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन कितना है बेसिकली आपका डी। तो स्टेप वही होगा कि सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क,
कि हम इसमें ये निकालेंगे कि रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, कि व्हाट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क वेट की वजह से हो जाएगा इसमें, है ना, कि बेस से आपको होता है अगर ये डिस्टेंस डी है तो दिस डिस्टेंस विल बी द डी साइन थीटा। ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, डी साइन थीटा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क आपका हो जाएगा ये एम जी डी साइन थीटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और तो कोई टॉर्क है ही नहीं, ये तो उसको वापस लेके आएगा, है ना। और डी क्या है, पीवॉट और सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन, ये रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया। सेकंड में हम आते हैं फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल थीटा के लिए हम साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, थीटा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि एस एच एम है, माइनस एम जी डी साइन थीटा की जगह पे थीटा आ गया। और उसके बाद हम अल्फा निकाल लेंगे थर्ड स्टेप में। अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी रिस्टोरिंग टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिस्टोरिंग टॉर्क तो अभी आपने ले लिया, माइनस एम जी डी बाई आई इंटू थीटा हो जाएगा। और उसके बाद कंपेयर कर देंगे, इसी चीज को हम कंपेयर कर देंगे अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, है ना। तो सबसे पहले आपने रिस्टोरिंग टॉर्क निकाला, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अल्फा निकाला, कंपेयर कर लिया, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई कि इस जो फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम है इसका जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एम जी डी बाई आई। और एक बार अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गया तो हम टाइम पीरियड निकालेंगे कि कोई भी फिजिकल पेंडुलम इस तरह से अगर ऑसिलेट कर रहा है तो इसके टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम जी डी, है ना। ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, रॉड, रिंग, डिस्क, एनीथिंग। किसी भी फिजिकल बॉडी को अगर हम एंड के अबाउट पिवोट कर दें तो उसका ही जनरल फॉर्मूला आ गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट इज आई एंड व्हाट इज डी। आई जो डी जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन, है ना, सेंटर ऑफ मास एंड पिवोट, सेंटर ऑफ मास एंड पिवोट। भाई सेंटर ऑफ मास एंड पिवोट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बेसिकली आपका डी है। और आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पिवोट। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको पिवोट के अबाउट लेना है, क्योंकि जिसके अबाउट हम टॉर्क लेते हैं उसी के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। तो पिवोट के अबाउट अगर एक्सिस ऐसे पास हो रही होगी तो उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, राइट। तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरह के पेंडुलम को वी कॉल्ड एज ए फिजिकल पेंडुलम, लिख लो आप। है ना। तो इन जनरल आपको ये फॉर्मूला ही ध्यान रखना है कि किसी फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसकी वैल्यू बेसिकली आपकी होती है, ये आपका टाइम पीरियड है। सर सेकंड पॉइंट में स्टार्टिंग का वर्ड क्या लिखा है? आई बता रहा हूँ, फिजिकल पेंडुलम। सर वो राइट साइड में जो बॉक्स में लिखा है वो क्या है अंडर रूट के अंदर? आई बाई एम जी डी यार, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम जी डी, है ना। ये आपका आई बाई एम जी डी हो जाएगा। डी इज द, मैंने लिखा हुआ है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पिवोट, एंड आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पिवोट है ना। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड पिवोट, कि भाई कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास इसका होगा ना, हम ये नहीं जानते लेकिन इसके बीच का सेपरेशन है। तो एक जनरल फॉर्मूला आपने लिख लिया है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। हम लोग बोल सकते हैं जो स्विंग है वो फिजिकल पेंडुलम है। है ना। तो ये आपका आ गया कि स्टेप्स आपने सेम यूज किए हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क और अल्फा निकाल के आपने ओमेगा निकाल के आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, टाइम पीरियड। अब देखो जो सिंपल पेंडुलम है ना ये भी एक फिजिकल पेंडुलम ही है ना। तो सिंपल से हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है ये भी एक काइंड ऑफ फिजिकल पेंडुलम ही है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई अलग अलग तरीका का हो सकता है, तो कई तरीके के हम फिजिकल पेंडुलम देख लेते हैं, है ना। ये फिजिकल पेंडुलम के टॉपिक में ही बता रहा हूँ मैं, है ना। कि सिंपल पेंडुलम इज ऑल्सो फिजिकल पेंडुलम,
है ना, उसका भी हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ये जो सिंपल पेंडुलम है इज ऑल्सो ए फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम। सर प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? अरे यार थोड़ा जल्दी लिख लिया करो यार, बार बार जाना जल्दी लिख लो। डन सर, थैंक। ओके, ये आपका गया। तो फिजिकल सिंपल पेंडुलम इज ऑल्सो फिजिकल पेंडुलम होता है ना। तो मतलब सिंपल पेंडुलम में हम यही तो जानते हैं कि कोई भी इस तरह से एल लेंथ की स्ट्रिंग है और इससे आप एक बॉब हैंग कर देते हो, तो भाई ये पिवोट की जगह पे ये ओ पॉइंट आ गया, इसके अबाउट ये पेंडुलम ऑसिलेट करता है, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। ये एल लेंथ होती है और ये एम मास होता है ना। तो इसका टाइम पीरियड भी हम फिजिकल पेंडुलम से निकाल सकते हैं कि इन जनरल जो होता है वो 2π√I/mgd होता है। ये एक जनरल फॉर्मूला है। तो इसमें देखो, अगर मैं इसकी बात करूं आई की, तो आई मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो 2π तो ऐसे ही छोड़ दो आप, आई इसका ml² हो जाएगा ना, क्योंकि ये छोटा साइज का होता है, तो एज ए पॉइंट मास होगा तो ओके बोर्ड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² हो जाएगा, है ना, बाई mgd। डी इस केस में एल हो जाएगा क्योंकि ये इतना छोटा है कि इसका सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट यहीं पे होगा, तो उसकी ओ से जो डिस्टेंस है वो एल है, तो डी एल हो गया, ये ml² हो गया, यहाँ से एम तो कैंसिल हो गया, एल की एक पावर भी कैंसिल हो गई, तो टाइम पीरियड का वही फॉर्मूला हो गया, हम जानते हैं। तो 2π√ऑफ क्या हो गया बेसिकली आपका L/G, है ना। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल पेंडुलम है, कि वो फिजिकल पेंडुलम का क्या है बेसिकली आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो फिजिकल पेंडुलम का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसी को हम बोलते हैं बेटा डी। कोई एल लेंथ की स्ट्रिंग तो मासलेस होती है, खाली मास का ही तो लेना है, तो मास की डिस्टेंस एल हो जाएगी ना, तो L/2 क्यों होगा भाई। ये स्ट्रिंग जो लेते हैं वो तो मासलेस लेते हैं हम, और एक पॉइंट मास लगा हुआ है यहाँ पे एल डिस्टेंस पे, तो अगर एल डिस्टेंस पे पॉइंट मास लगा हुआ है तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेसिकली आपकी एल हो जाएगी। तो ये तो सिंपल पेंडुलम हो गया। जैसा आप जो बोल रहे हो वो एक्चुअली रॉड के बारे में आप बोल रहे हो, इसके पहला एग्जाम्पल हमने लिख लिया कि सिंपल पेंडुलम इज ऑल्सो फिजिकल पेंडुलम। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोई रॉड ऑसिलेट कर रहा है ना, SHM ऑफ रॉड, कि कोई भी हम इस तरह से रॉड ले लेते हैं कि ये आपका कोई थिन रॉड है ऐसा, और इसके एंड पे आपने इस तरह से पिवोट लगा दिया, ये पिवोटेड है, और इस एक्सिस के अबाउट ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका भी टाइम पीरियड में निकाल सकता हूँ। रॉड की लेंथ सपोज एल है और इसका जो मास है वो कितना है बेसिकली आपका एम है, तो जब मैं इसका निकालूंगा कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो मैं सेम फॉर्मूला वही लिखूंगा, 2π√I/mgd, है ना। अब आप इसमें ध्यान रखना है कि इसकी आई क्या होगी। डी तो आपको पता है कि भाई इसका जो रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर पे होगा, तो पिवोट से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो आपकी L/2 हो जाएगी, तो इस केस में जो डी की वैल्यू होगी वो आपकी L/2 हो जाएगी। एंड व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा इस रॉड का। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तान्या एंड हरप्रिया, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 हो जाएगा, क्योंकि एंड के अबाउट लेना है, इस पिवोटेड के अबाउट, तो एंड के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml²/3 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो जैसे पुट करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू ही आपकी आ जाएगी, है ना, कि 2π√I की वैल्यू तो आपकी ml²/3 आ गई बाई mgd, डी की वैल्यू आपकी L/2 आ गई, है ना। तो ऐसे रॉड का टाइम पीरियड अगर हम लिखें तो ये आपका हो जाएगा 2π√2L/3 जी, है ना। तो किसी भी फिजिकल बॉडी किसी भी शेप की हो, है ना, अगर आपको उसका आई और डी पता है तो हम इस फॉर्मूले से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं, कि जब ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा तो उसके टाइम पीरियड की वैल्यू बेसिकली आपकी कितनी होगी, है ना। तो इस फॉर्मूले का यही फायदा होता है, एक जनरल फॉर्मूला आ गया कि कोई भी शेप की चीज हो 2π√I/mgd से हम उसका टाइम पीरियड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे हम ले सकते हैं, सपोज आपका थर्ड केस में दैट इज द SHM ऑफ ए रिंग। अगर कोई रिंग ऑसिलेट कर रहा है, रिंग ऑसिलेट का मतलब ये हो गया कि ये आपका इस तरह से कोई रिंग है ना, और इस एंड पे आपने पिवोट लगा दिया ऐसे, और इस प्लेन में इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, है ना। तो इसके ऑसिलेशंस का आपको टाइम पीरियड निकालना होता है। तो रिंग की रेडियस आपको आर दी हुई है, रिंग की रेडियस जो दी हुई आर दी हो तो सेंटर ऑफ मास तो इसका यहीं पे होगा,
तो इसमें भी जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। ये डी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बेसिकली आपके आर के। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस केस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इस रिंग का हम क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे, नहीं एम आर स्क्वायर नहीं लेंगे, थोड़ा सोच के बोलो। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एम आर स्क्वायर नहीं लोगे, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लोगे, एम आर स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं लेंगे इसमें, 2 एम आर स्क्वायर। अनाया सही बोल रही है, साहिल शर्मा भी सही है, बिल्कुल सही है, सब लोग सही बोल रहे हो पेनल, कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2 एम आर स्क्वायर होगा, क्योंकि सेंटर के अबाउट थोड़ी निकालना है आपको, तो पिवट के अबाउट निकालना होता है, तो सेंटर के अबाउट तो इसका एम आर स्क्वायर होगा, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ पे शिफ्ट भी तो करेंगे, तो प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो नॉर्मली इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो बस टाइम पीरियड आ गया, ये जो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आई बाई एम जी डी, 2 एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी डी, डी की वैल्यू आ रहा जी, एम एम कैंसिल हो गया, आर की पावर भी कैंसिल हो गई, ये आपका ये आंसर आ गया है ना। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, इसलिए आपका R2R/G, ये इसका आपका आ जाएगा। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई इस तरह से रॉड ऑसिलेट कर रही है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, रिंग ऑसिलेट कर रही है तो टाइम पीरियड क्या होगा, सिंपल पेंडुलम का तो हम जानते ही हैं। तो ये सारे फिजिकल पेंडुलम होते हैं, तो किसी भी शेप के होंगे आप इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको फिजिकल पेंडुलम में जानना है, फिजिकल या कंपाउंड पेंडुलम, फिजिकल एंड कंपाउंड पेंडुलम में ये हम जानते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये होता है I इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, आई सी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, वो तो रिंग के केस में एम आर स्क्वायर होती है, एम इज द मास, एच इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास और वो एक्सिस जिसके अबाउट निकालना है, तो यहाँ पे एच की जगह पे भी आर ही आ जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। यहाँ पे तो हम ये जानते हैं सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, पैरेलल यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो एम एल स्क्वायर बाई 3 आ जाता है। तो सही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करनी होगी आपको इस केस में, तो एक फॉर्मूला आ गया जिसको कि आपको यूज करना है, तो हम करते हैं। Sir, someone's mic is on. हाँ पता नहीं किसका, पता भी नहीं चल रहा है किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो भाई, ये आपका जाएगा सर, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया फिजिकल पेंडुलम। एक और पेंडुलम हम पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज ए टॉर्शनल पेंडुलम, है ना, कि एक और पेंडुलम हम पढ़ते हैं दैट इज नोन एज ए टॉर्शनल पेंडुलम, है ना, ये हम पढ़ते हैं। है ना, थर्ड काइंड ऑफ पेंडुलम जो है, वैसे तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को भी हम स्प्रिंग पेंडुलम बोलते हैं, लेकिन मैं इसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपका लीनियर एसएचएम है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एंगुलर एसएचएम की बात कर रहे हैं, है ना, कि हम जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर एसएचएम की, है ना, कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगुलर एसएचएम। या फिर इसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट पेंडुलम है दैट इज नोन एज ए टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम, भाई टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है? तो टॉर्शनल पेंडुलम कुछ नहीं है, टॉर्शनल पेंडुलम में रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय, इन दिस पेंडुलम रिस्टोरिंग टॉर्क is provided by, right, twisting of wire, ट्विस्टिंग ऑफ वायर। इसमें जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो हम ट्विस्टिंग ऑफ वायर से प्रोवाइड करते हैं, है ना। आप थोड़ा सा ध्यान रखना टॉर्शनल पेंडुलम होता कैसा है ना, वायर को ट्विस्ट करके प्रोवाइड करते हैं। टॉर्शनल पेंडुलम में क्या होता है, इस तरह से कोई वायर है ना, कोई भी वायर किसी मेटल का हो सकता है, और यहाँ पे आपने कोई डिस्क या कोई भी बॉडी अटैच कर दी, ये कोई डिस्क अटैच है इसके एंड पे,
यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया आपने सेंटर पे, तो दिस इज अ डिस्क, है ना, हमने डिस्क लिया, आप कुछ और भी ले सकते हो। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका टॉर्शनल पेंडुलम। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक से समझना, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं जस्ट इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जस्ट आई विल शो कि जो टॉर्शनल पेंडुलम है उसका शेप कैसा होता है। तो शेप इसका जस्ट ऐसा है कि आपके डिस्क थे, है ना, अब डिस्क से आपने एक इस तरह से वायर लगा दिया ऐसे सेंटर बेस पे, हाँ, तो ये सिस्टम मैंने यहाँ पे बनाया, आपके डिस्क के सेंटर पे एक वायर ऐसा लगा हुआ है, अभी ये हैंग कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, डिस्क को हल्का सा ऐसे रोटेट करूंगा, तो जैसे मैं रोटेट करूंगा तो वायर ट्विस्ट होगा ना, कि भाई जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा तो वायर क्या होगा, ट्विस्ट होगा। अभी तो ये रेस्ट पे है, तो जैसे हम रोटेट करेंगे तो वायर ट्विस्ट होगा, और जब रोटेट करके मैं छोड़ूंगा तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो जब कोई चीज़ इस शेप में ऑसिलेट करते है जैसे मैं शो कर रहा हूँ, तो इसी को हम बोलते हैं टॉर्शनल पेंडुलम, है ना। तो टॉर्शनल पेंडुलम में रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय द ट्विस्टिंग ऑफ द वायर, कि वायर के ट्विस्टिंग से ही आपका रिस्टोरिंग टॉर्क आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि टॉर्शनल पेंडुलम की जब भी मैं बात करूँ तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू होगी, when we talk about the restoring torque, तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, माइनस थीटा। और थीटा इसमें क्या है, जितने एंगल से आपने ट्विस्ट किया इसे। सपोज पहले कोई रेफरेंस लाइन यहाँ पे थी, अब आपने इसको रोटेट कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, तो आप रेफरेंस लाइन यहाँ चली गई, है ना। तो आपने इसको जो शिफ्ट किया है वो थीटा से किया है। तो जितना ज्यादा आप थीटा बढ़ाते जाओगे ट्विस्टिंग बढ़ती जाएगी ना, कि जितना ज्यादा आप थीटा से इसको रोटेट करोगे वायर उतना ही ज्यादा ट्विस्ट होगा, और जितना ज्यादा वायर ट्विस्ट होगा रिस्टोरिंग टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस थीटा होता है। और यहां से अगर हम प्रोपोर्शन साइन हटा दें, वी पुट वन कांस्टेंट, है ना, माइनस के थीटा। ये जो के जो होता है इससे स्पेशल कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट, है ना, टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ वायर। तो जब मैं बोल रहा हूँ टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ वायर है, मतलब ये जो के की वैल्यू होगी वो वायर के ऊपर डिपेंड करेगी। एल्युमिनियम वायर का कुछ डिफरेंट होगा, जो आपका एल्युमिनियम वायर कुछ डिफरेंटली ट्विस्ट हो सकता है, आयरन का डिफरेंटली ट्विस्ट हो सकता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है के। तो के जो होता है वो टॉर्शनल कांस्टेंट होता है। तो आपको तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि एसएचएम है, एसएचएम की कंडीशन को तो फुलफिल कर ही रहे हैं ना। उसके बाद हम अल्फा निकाल लेंगे कि इसकी अल्फा जो होगी वो रिस्टोरिंग टॉर्क बाई आई हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आ गया माइनस के बाई आई इंटू थीटा। कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाई आई, और टॉर्शनल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के, है ना, आई बाई के। अब इसमें ध्यान रखना कि तो टॉर्शनल कांस्टेंट है, आई इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन किसके अबाउट है वो समझना होगा आपको। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis along the wire, along the wire, कि वायर के अलॉन्ग अगर हम एक्सिस ले लें तो उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि इस वायर के अलॉन्ग जो एक्सिस ऐसे पास हो रही होगी ना, इसी के अबाउट तो ऑसिलेट कर रहा है ना, उसी के अबाउट तो इस तरह से चीजें ऑसिलेट कर रही है, तो जिसके अबाउट ऑसिलेट करेगा उसी के अबाउट तो लेंगे। तो इसमें ध्यान रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका फिजिकल पेंडुलम था वो अलग था, है ना, उसमें जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते थे प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पास होती थी ऐसे, है ना, और ये प्लेन में ऑसिलेट कर रहा था ऐसे, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रही थी यहाँ से, इसमें प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रही थी, तो इसमें प्लेन में ही एक्सिस पास हो रही है कि वायर के अलॉन्ग अगर एक्सिस पास हो तो उसके अबाउट ये इस तरह से ऑसिलेट करता है ना। तो ये ध्यान रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने में। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे डिस्क लिया हुआ है कि अगर ये डिस्क है तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में होगा वो mr²/2 हो जाएगा, जो नॉर्मल होता है ना, कि कोई भी डिस्क है अगर उसके सेंटर से ऐसे एक्सिस पास हो रही है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr² हो जाएगा। तो ये आपके टॉर्शनल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला कि t = 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के। तो के तो क्वेश्चन में आपको दिया ही होगा, आई आप निकाल लोगे कि डिस्क है तो इसका इतना होगा, दूसरी कोई चीज़ है तो दूसरा होगा, है ना। तो ये होता है टॉर्शनल पेंडुलम। तो ये आपके 3 काइंड ऑफ पेंडुलम होते हैं, ज़्यादा सिंपल पेंडुलम ही पॉपुलर है, लेकिन फिर भी आपको इन दोनों का आइडिया होना चाहिए। कभी एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या
जस्ट राइट इट डाउन। है ना, अबाउट एन एक्सिस अलोंग द वायर, कि एक्सिस जो होगी वायर के अलोंग ले लेंगे। हाँ, रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग So can you show the previous slide for a बेटा ये रिस्टोरिंग टॉर्क है ना, अलोंग द वायर, दिस इज योर अलोंग द वायर, है ना। रिस्टोरिंग टॉर्क है बेटा, ये फोर्स नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स तो अलग होता है, टॉर्क हम लिख रहे हैं इसमें। रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, टॉर्क है। सही बात है। अभी मैं शो कर रहा हूँ बेटा, वेट करो, पहले इसको लिख लेंगे सबसे, मैंने शो रखा है। सर मतलब ये प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी पे नहीं डिपेंड करेगा ना? नहीं, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेस्ट को तो टेंशन बैलेंस कर रहा होगा ना इसके, तो वो तो खत्म हो गया। इसका जो भी वेट होगा, इसको तो वायर में एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, वो बैलेंस कर रहा होगा। तो जो भी फोर्स बैलेंस हो जाते हैं वो तो रिस्टोरिंग नहीं हो सकते ना, तो ग्रेविटी से इसको कोई मतलब नहीं। इसी चीज को अगर मैं ऐसे ऑसिलेट कर देता, अब ध्यान रखना कि मैं वायर को ट्विस्ट कर रहा हूं, अगर मैं इसको ऑसिलेट कर देता तो यही चीज फिजिकल पेंडुलम बन जाती। जैसे मैंने एक डिस्क को ऐसे यहाँ पे हैंग कर दिया है, और इसको मैं इस तरह से साइड में वायर को ले जाऊं ऐसे, और अब मैं छोड़ दूं इसको ऐसे, है ना। तो जब ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा तो ये तो फिजिकल पेंडुलम ही होगा, तो इसमें ग्रेविटी वाला फैक्टर आ जाएगा। तो ये जो चीज होगी इस तरह से अगर ऑसिलेट करेगा ये, कि वायर भी चेंज हो रहा है ऊपर नीचे, तो ये जो चीज होगी ये फिजिकल हो जाएगी। तो इसके लिए तो सेम वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन मैंने क्या किया, वायर को तो छेड़ा ही नहीं, वायर तो वर्टिकल ही है, सिर्फ इस डिस्क को ट्विस्ट किया। तो इसी प्लेन में जब ऑसिलेट करेगा तो इसको हम फिजिकल पेंडुलम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टॉर्शनल पेंडुलम, है ना। So here theta is the angle between exactly what? एग्जैक्टली थीटा इज द एंगल थ्रू विच, जिससे कि हम डिस्क को हमने ट्विस्ट किया है, डिस्क को, Okay, sir. वो आपका एंगल है। कि पहले ये लाइन हॉरिजॉन्टल थी, अगर हम डिस्क को ट्विस्ट करेंगे तो लाइन किस एंगल पे आ जाएगी, तो वो एंगल थीटा इज द ट्विस्टिंग एंगल, है ना। थीटा को आप लिख सकते हो एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, है ना, कि एंगल ऑफ ट्विस्टिंग हो जाएगा। तो ध्यान रखना यही चीज फिजिकल पेंडुलम भी बन सकती है, अगर मैं इस ओ के अबाउट इस तरह से इसको ऑसिलेट करवाऊं, लेकिन सिर्फ ट्विस्ट करेंगे तो यही चीज क्या हो जाएगी, टॉर्शनल आपकी आ जाएगी, है ना। तो हम कर सकते हैं। अगर फिजिकल पेंडुलम होगा तो फिजिकल पेंडुलम वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये हम कर सकते हैं। तो ये 3 काइंड ऑफ पेंडुलम्स हैं, सिंपल, फिजिकल एंड टॉर्शनल, ये आपको जानना है ना। नाउ आई शो द प्रीवियस स्लाइड। Sir, बोलो। so if a charge is attached or if it is placed in a liquid of some density, then also the time period won't change, right? किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हो? The torsional pendulum may, because it is independent of G. No? नहीं, जी और चार्ज में क्या रिलेशन है? नहीं सर, आपने सिंपल पेंडुलम में दिया था ना। हाँ, अच्छा, वो जी इफेक्टिव सिंपल से Yes, sir. उस कॉन्टेक्स्ट में सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही। Okay, sir. इसमें सिर्फ ट्विस्टिंग डिसाइड करेगा, इसमें सिर्फ ट्विस्टिंग डिसाइड करेगी। Okay, sir. जी जी इफेक्टिव से इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है इसमें, जी से जी इफेक्टिव का कोई रिलेशन नहीं है इसमें, बिल्कुल सही बोल, ये आपका है ना। तो ये जस्ट हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम पढ़ ली, है ना, कि भाई सिंपल पेंडुलम तो हमने पढ़ा ही था, बहुत सारे स्पेशल केसेस, ये सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा वाइड कर दिया हमने, तो वो फिजिकल पेंडुलम हो गया, और एक स्पेशल टाइप ऑफ पेंडुलम इज नोन एज ए टॉर्शनल पेंडुलम, है ना। ये जस्ट हमने, है ना, ये आपका टॉर्शनल पेंडुलम है, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, So हाँ बोलो। I'm sorry to cut off, but like अगर हम उसको टॉर्शनल को अगर फिजिकल पेंडुलम में करेंगे
So किसमें? their torsional को as a physical pendulum. I mean हाँ the disc as a physical pendulum. हाँ सही So है। इसमें twisting बिल्कुल भी नहीं होगी ना? नहीं, ट्विस्टिंग बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। Okay so. ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, मतलब सिंपल केस कर रहे हैं कि भाई वायर को ट्विस्ट होने नहीं दे रहे हैं। इसलिए तो नॉर्मली मैंने इसको फिजिकल में बताया नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हो सकता है कि ये ऊपर नीचे भी ऐसे हो, तो उतना सिंपल सिस्टम नहीं होगा। वो तो मैंने बता दिया है कि ऐसे करेंगे तो ये फिजिकल हो जाएगा, अदरवाइज तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हो सकती हैं। इसलिए इसको ज़्यादा मैंने स्ट्रेस इसलिए नहीं दिया है ना, इसलिए मैंने वो 3 केस ही लिए थे आपके, ठीक है। ये कर सकते यार अगर एक डिस्क रोटेट करेगी सो हाँ। इट विल मतलब इट कैन आल्सो शो बोथ टॉर्सनल एंड हाँ फिजिकल। वही बात है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हमें वो नहीं करना ना। इसमें अगर रोटेट करने लगे तो फिर वो टॉर्शनल भी हो जाएगा, इसलिए मतलब इसका मोशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। मेरा यहाँ बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको साइड से ले जाके छोड़ देता और सिर्फ इसी नेचर का मोशन होता तो इट विल बी द फिजिकल पेंडुलम, है ना। लेकिन अगर सिर्फ ट्विस्ट कर रहे हैं तो वो टॉर्शनल पेंडुलम होगा। अदरवाइज तो कई बार कॉम्बिनेशन भी होता है ना, कि दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, मल्टीपल ऑसिलेशंस होते हैं इसमें, है ना। ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो अब आगे हम देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, SHM। और SHM की प्राइम कंडीशन होती थी कि उसमें डेसिपेटिव फोर्स नहीं होता था, कोई भी फ्रिक्शन या इस नेचर का फोर्स हम नहीं लेते थे, कि ऐसा फोर्स जिसकी वजह से एनर्जी में लॉस हो या हीट प्रोड्यूस हो, वो फोर्स हम नहीं लेते थे, है ना। कि कहीं भी जो आपने पढ़ा था उसमें कहीं भी आपका इस तरह से आप नहीं लेते थे, है ना, नो लॉस ऑफ एनर्जी। बिल्कुल हम बोलते थे कि भाई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमेशा एनर्जी का लॉस तो होगा ही ना, कि कोई भी पेंडुलम है हमेशा वो ऑसिलेट थोड़ी करता रह जाएगा। जैसे आप ऑसिलेट करके छोड़ोगे तो कुछ देर बाद वो रुक जाएगा, है ना। तो ये जो पेंडुलम होते हैं, जो कि प्रैक्टिकल पेंडुलम हम बोल सकते हैं उसे, है ना, उसका जो ऑसिलेशंस होता है वो स्पेशल तरह का होता है, और वो नॉर्मली बहुत सारे लोग उसको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई आज तक जो पढ़ाया खत्म कर दें मुझको यहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, मतलब उसमें कुछ है नहीं, लेकिन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले आ जाते हैं। तो आप भी एकदम सेपरेट इसको पढ़ना। तो वो जो पेंडुलम होता है उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्योंकि अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अब कोई डेसिपेटिव फोर्स आ गया जिसकी वजह से एनर्जी में लॉस हो रहा है। तो अब जो हम यहाँ पे ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, वी कॉल इज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना, कि भाई डैम्प्ड ऑसिलेशन आ जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल जो भी ऑसिलेशन होगा उसका नेचर जो होगा वो डैम्प्ड नेचर का ही होगा, है ना। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा कि जो एनर्जी होगी धीरे धीरे डिक्रीज होगी ना। हाँ, मॉड्यूल में क्वेश्चन है इसमें रिलेटेड टू दिस, मतलब ये सिलेबस में है आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हो सकता है पूरे SHM से क्वेश्चन नहीं आया है, इससे जरूर आ जाएगा। हाँ, वो डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा, है ना। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस से क्वेश्चन जरूर आ जाता है, इसलिए मैं स्पेशलिस्ट को पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज तो लोग छोड़ देते हैं, बोल देते हैं पढ़ लेना इसको, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि जब भी कोई डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा तो जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस होगी ना वो डिक्रीज होती है। डैम्प्ड में है ना, कि जब भी हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात करेंगे तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज होगी। In damped oscillation, the energy of the system decreases continuously, है ना, कि एनर्जी ऑफ सिस्टम कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स, ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स, लाइक, है ना, एयर फ्रिक्शन, है ना, कि भाई अदरवाइज तो हम मान के चलते हैं एयर फ्रिक्शन नाम की कोई चीज है ही नहीं, लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन ले लें तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस कंटिन्यूसली ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स, है ना। तो इस तरह के ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं बेसिकली आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, जैसे अब तक जो आप पढ़ रहे थे
कि भाई कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इस तरह से कोई स्प्रिंग है, इससे ब्लॉक अटैच्ड है ना, और ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है ये ऑसिलेट कर रहा है ना, किस तरह से गिवन एम्पलीट्यूड के बीच में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो इसका टाइम पीरियड तो हम जानते हैं कितना होता है, 2 π√m/k। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, यहाँ पे कुछ एयर प्रेजेंट है या कोई ऐसा फोर्स प्रेजेंट है जिसकी की वजह से इसकी डैम्पिंग हो सकती है ना, कि यहाँ पे कोई मीडियम है जिसकी की वजह से धीरे धीरे इसकी ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा, तो इस तरह के ऑसिलेशंस को हम बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसमें क्या होगा कि मान लो किसी इंस्टेंट पे ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है मेन पोजीशन से, और ये ऊपर की तरफ v से जा रहा है ना, v इज द स्पीड, v उस इंस्टेंट में इसकी क्या है, बेसिकली आपकी स्पीड है ना, कि इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा। तो किसी इंस्टेंट में मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, तो x डिस्टेंस पे है मीन से और v इसकी स्पीड है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, तो अब रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स थोड़ी होगा। अब जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी एक -kx जो कि स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, और एक -bv आ जाएगा, -bv है ना, यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स में -bv हो जाएगा, तो यहाँ पे एक डैम्पिंग फोर्स भी आ गया, डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है ना वो -bv होती है ना, मतलब माइनस का मतलब ये है कि जिस तरफ भी वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट रहेगा, है ना, और b जो है ये कांस्टेंट होता है ना, कि b इज ए कांस्टेंट, है ना, और इसकी जो वैल्यू होती है ये नेचर ऑफ सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सराउंडिंग, नेचर ऑफ सराउंडिंग। बी एक कांस्टेंट है जिसकी की वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सराउंडिंग कैसी है ना। जैसे कि आप विस्कस फोर्स पढ़ते थे स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो 6π/RV होता था ना, तो जो विस्कस फोर्स है वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो होता था। तो वैसे ये भी है, यहाँ पे एयर फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो -bv हो जाएगा। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स में दोनों आ गए कि भाई kx भी लग रहा है सेंटर की तरफ, bv भी सेंटर की तरफ लग रहा है, तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स ये हो जाएगा। और अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो फोर्स इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इक्वल टू आपका आ गया -kx - bv। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हम जानते हैं, एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ x, और v जो होगा वो dx/dt हो जाएगा, तो +b × dx/dt आ गया। हम इधर ले गए इसे और v की जगह पे क्या पुट कर दिया, dx/dt, और kx को भी इधर ले गए तो kx प्लस आपका 0 आ गया, है ना। तो एक इक्वेशन आ गई, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। दिस इज नोन एज ए differential equation of damped oscillation। है ना, कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कर पाते होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व, लेकिन आपको इसके सोल्यूशन से मतलब है कि भाई इसका सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे सिंपल एसएचएम का आपने इक्वेशन लिखा था, वैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन का भी तो कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा ना। इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब हो जाएगा एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, है ना, कि भाई एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की वैल्यू बेसिकली इसकी क्या होगी, है ना। तो वो इसको सॉल्व करके आता है कि इसका सोल्यूशन जो होता है वही एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना होगा क्योंकि उतना मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे नहीं। तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये होता है, एक्स इक्वल टू हो जाएगा a' cos ω' t + 5, मतलब एसएचएम जैसी इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मली a' एंड ω' लिख रहा हूँ, है ना, कि इसका जो सोल्यूशन होता है रिस्टोरिंग फोर्स इज द, दोनों चीजें, एयर रेसिस्टेंस भी है और स्प्रिंग फोर्स भी है, दोनों है। भाई ये जो चीज है वो एयर रेसिस्टेंस है ये वाला, और ये स्प्रिंग फोर्स है ना। रिस्टोरिंग फोर्स दोनों चीजें हैं।
कि भाई जब जैसे ये मीन से एक्स पे होगा तो एक के एक्स तो नीचे लगेगा ही, जो कि इसको रिस्टोर कर रहा होगा, एक बीवी भी लगेगा, तो दोनों का सम जो होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। और चूंकि एक्स के अपोजिट है इसलिए माइनस साइन लगा रहे हैं, है ना, तो आप पाएगा इस तरह से, तो रिस्टोरिंग फोर्स दोनों हो जाएंगे। तो मैंने बोला इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा, ए डैश कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5 हो जाएगा, एसएचएम जैसा ही, बस एक डिफरेंस आ जाएगा कि इसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा डैश, नॉर्मल केस में तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है, अगर ये सिंपल स्प्लिट ब्लॉक सिस्टम होता वो रूट के बाई एम होता है, लेकिन ओमेगा डैश की वैल्यू रूट के बाई एम नहीं होगी, बल्कि ये हो जाएगा के बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m, ये होता है। ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज करनी होगी कि नॉर्मल केस में तो आपका रूट के बाई एम होता है, लेकिन यहाँ पे के बाई एम नहीं होगा, माइनस बी स्क्वायर बाई 4m हो जाएगा। एंड एम्पलीट्यूड ऑल्सो, एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि एम्पलीट्यूड का भी वैल्यू आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये होता है ए ई टू द पावर माइनस सॉरी ए ई टू द पावर, है ना, माइनस बी टी बाई 2m, माइनस बी टी बाई 2m, ये होता है एम्पलीट्यूड इसका। तो भाई इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पर और एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि टाइम के साथ डिक्रीज होगा। कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू सिंपल एक कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब अगर मैं इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग एक्सटी ग्राफ बनाऊं, है ना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं एक्सटी ग्राफ बनाऊं तो ये एक्सटी ग्राफ आपका इस तरह से होगा, ये ऐसा। धीरे धीरे इस एक्सटी ग्राफ का एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ऐसा। तो भाई स्टार्टिंग में तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा ए, लेकिन ई टू द पावर जो टाइम के साथ ये चीज कम होती जाएगी ना, तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड इसका कम होता जाएगा, है ना, और अल्टीमेटली एम्पलीट्यूड जीरो भी हो जाएगा, क्योंकि आपको तो अगर हम ऑसिलेट करके छोड़ दें इसे तो हमेशा ऑसिलेट थोड़ी करेगा, धीरे धीरे इसकी एम्पलीट्यूड कम होगा और अल्टीमेटली रेस्ट पे आ जाएगा ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो एक्सटी ग्राफ जो इसका होगा इसमें धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, ये आप पाएगा। बस दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सब चीजें आपको ना भी पता हो तो एक तो ओमेगा डैश कितना होता है और दूसरा एम्पलीट्यूड कितना होता है ना, तो ये आप पाएगा इस तरह से, ये होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब अगर मैं x की वैल्यू वापस से यहाँ पुट कर दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, सेटिस्फाई हो गया, मतलब इसका एक सॉल्यूशन ये है ना? तो ये कर सकते हैं। सर ये बैकग्राउंड में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। आवाज आ रही है कुछ? हाँ हाँ सर। अच्छा, पता नहीं क्यों आ रही, कुछ गड़बड़, कुछ ऐसा आवाज का है तो नहीं यहाँ पे? कैसे धप 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 आ रही है आवाज। अच्छा, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा होगा। सर यहाँ पे किसी का माइक ऑन है। देख लेता हूँ किसी का माइक ऑन तो नहीं है। सर आप अभी इस पे क्वेश्चंस कराएंगे? इसके ऊपर अभी नहीं करवाऊंगा मैं, अभी तो थ्योरी पढ़ लेंगे हम इसे। ओके सर। अभी तो पहले इसको लिख लो आप ऐसे। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम इसमें। किसी का माइक तो ऑन नहीं दिख रहा मुझे, माइक तो सबके ऑफ है। होगा कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा होगा कहीं पे।
ये आप करते हैं, है ना। तो ये आपने पढ़ा डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसे डैम्प्ड ऑसिलेशंस के अगला जो हम पढ़ते हैं, वी स्टडी फोर्स्ड ऑसिलेशन, है ना, कि इसमें जो नेक्स्ट चीज होती है वी कॉल इट एज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये कैसा है ना, कि हम पढ़ते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये बस जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं। एक बार आपको पता होगा तो अपने आप सोल्व कर लोगे इसे। तो जो फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है, इसमें हम एम्पलीट्यूड को कम नहीं होने देते हैं। जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा कि एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा ना, तो हम एम्पलीट्यूड को कम नहीं होने देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, है ना, मेंटेन ऑसिलेशन, मेंटेन ऑसिलेशन, है ना, देन oscillation is called forced oscillation. Forced oscillation. ये आपका होता है कि when an external periodic force maintain oscillation, then oscillation is called the forced oscillation, है ना। तो मतलब यहाँ पे एक आ जाएगा कि भाई हम नहीं चाहते कि जो आपने अभी डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा ना, कि इसमें इसके एम्पलीट्यूड कम होने लगे, ऐसा ग्राफ हम नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं नहीं हमेशा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे। तो फ्री में तो हो नहीं पाएगा, तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के जब किसी ऑसिलेशन को हम मेंटेन करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन। मतलब ये हो गया कि इन सारी चीज़ों में, है ना, एक स्प्रिंग था, है ना, इससे एक ब्लॉक अटैच था, और ये आपका मेन पोजीशन था। तो आपने बोला कि अगर यहाँ पे कुछ एयर फ्रिक्शन होगा, कुछ डैम्पिंग फोर्स प्रेजेंट है, तो इसमें एक तो रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पे kx आ गया, और एक अगर ये v से ज्यादा था तो bv आ गया, है ना। इसकी वजह से तो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा के इसके ऑसिलेशन को मेंटेन करें तो उसी को हम फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक आ गया वी अप्लाई सम एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स। तो जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स होगी उसकी इक्वेशन हम ये लिखते हैं कि जो ये एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स होगा F, ये आपका हो जाएगा F नॉट इंटू कॉस ओमेगा डी इंटू टी। ये आपका आएगा, मैंने अपना ओमेगा के नीचे मैंने लगाया डी, सबस्टेशन में डी है आपका ये। तो जो ओमेगा इंटू डी होता है ना, ये आपकी होती है ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी। मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो किस फ्रिक्वेंसी से लगा रहे हैं, क्योंकि अब जो सिस्टम ऑसिलेट करेगा ना, इसी ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, है ना। कि जैसे हम इसमें एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स लगाते हैं, देन नाउ सिस्टम ऑसिलेट विथ ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी। अब इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो पहले होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। अब आपका अगर आपने एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स लगा के इसको मेंटेन करने लगे तो अब इसकी ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी वही होगी जो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है, जिस फ्रिक्वेंसी से हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो आप देखो अब इक्वेशन में कुछ चेंज आ जाएगा ना। अब तक जो इक्वेशन था डिफरेंशियल वो इस फॉर्म में था, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस आपका था बी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस आपका था के एक्स इक्वल टू जीरो था। अब ये जीरो नहीं होता है, बल्कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मेंटेन करते हैं। ये इक्वल हो जाएगा एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी, ये आपका। तो अगेन ये अब ये फोर्स्ड ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये जो फोर्स्ड ऑसिलेशन होगा उसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन लिख सकते हैं। We can write equation of forced oscillation, है ना। बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन आपको तो रिजल्ट से ही मतलब है। तो जो इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है वो एकदम सिंपल सा होगा
कि जो इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन इस केस में होगा एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए डैश कॉस। अब आपको पता है कि अब जो सिस्टम ऑसिलेट करेगा तो ड्राइविंग से करेगा ना, तो यहाँ पे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव। हाँ, कि अब जो सिस्टम ऑसिलेट करेगा वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेगा, तो फ्रीक्वेंसी तो ड्राइविंग ही होगी, बस ये ए डैश का फंक्शन बड़ा थोड़ा बहुत बड़ा आ जाता है कि जो इसका एम्पलीट्यूड ए डैश होगा वो कितना होगा, तो जो ए डैश एम्पलीट्यूड होगा उसकी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एफ नॉट डिवाइडेड बाई, बहुत क्लियर लिखने की मैं कोशिश करता हूँ, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर, ये आपका है ना, और इसका स्क्वायर, भाई एम स्क्वायर तो बाहर है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर, इस दोनों का भी स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा डी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, और पूरे की पावर आपकी हाफ हो जाएगी। ये एक फॉर्मूला कि भाई इसको सॉल्व करके ही आता है कि भाई इसका इक्वेशन आपका ये होगा, और अब जो इसका एम्पलीट्यूड होगा उसकी वैल्यू आपकी ये हो जाएगी कि एफ नॉट डिवाइड बाई एम स्क्वायर, ये चीज़ आ गई, और ये आपका आ गया ऐसे। इसमें ध्यान रखना टर्म्स क्या क्या है, इसमें ओमेगा जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम है ना, कि ये ओमेगा जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ सिस्टम, और ओमेगा डी तो हम जानते ही हैं, ओमेगा डी जो है वो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है, और एफ नॉट की वैल्यू भी आप जानते हो, एफ नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना, कि कोई भी अगर पीरियोडिक फोर्स हम लगा रहे हैं जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसका भी तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो एफ नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स है। तो बस इसमें आपको यही चीज़ याद रखनी है कि इसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसकी वैल्यू ये होती है, तो थोड़ा याद करना मुश्किल है, फिर भी थोड़ा ट्राई करना, ये आप आ जाएगा एम्पलीट्यूड। So would the natural frequency of system be when there is a dissipative force or when there is not a dissipative force? नहीं, डिसिपेटिव फोर्स है जब, वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी। Okay, thank you, sir. इसके साथ ले रहे हैं ओमेगा डैश ले लेंगे इनसे, विल टेक एज ओमेगा डैश व्हेन देयर इज अ डिसिपेटिव फोर्स, वो इस सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, है ना, तो फ्रिक्वेंसी। सर इसको Sir, in पूरा the याद करना है। हाँ, इसको याद करना है आपको, है ना, इसको आपको याद करना है। sir, in the figure, like besides the BV, what is हाँ, written with the arrow down? एरो डाउनवर्ड इससे के एक्स, Okay, thank you, sir. ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में के एक्स फोर्स तो लगेगा ना, ये थोड़ा याद करना है आपने, ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, इसमें समझने का तो बहुत कम चीज़ें ही हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो याद करने वाली। याद करने की चीज़ क्या है, बस ये तीन है, ओमेगा डैश, ए डैश, है ना, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा इस तरह से, है ना, ये आपका आएगा इस तरह से कि भाई ए डैश जो होगा उसका इतना होगा, कि अब जब ऑसिलेशन होगा तो उसका एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा, और ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, आप ध्यान रखो, ये जो भी एम्पलीट्यूड है इसमें राइट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल टर्म है ही नहीं, सारे टर्म तो कांस्टेंट है, तो ये क्या रहेगा, इसलिए आपका कांस्टेंट रहेगा, है ना? लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा। अब क्या होगा कि जैसे आपने लगा दिया फोर्स, तो उसके बाद अब इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। अब जो ऑसिलेशन होगा, है ना, अगर मैं इसका एक्सटी ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ जो होगा वो जस्ट आपका ऐसा हो जाएगा, अब एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, है ना, कि एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, वो आपकी ए डैश हो जाएगी कि भाई ए डैश एम्पलीट्यूड मेंटेन रहेगा बाय द यूजिंग दिस फोर्स, है ना, ये एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, इसलिए आपका मेंटेन रहेगा। हाँ, ये लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, डब्ल्यू डी क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, आपको जब ये फोर्स लिखोगे ना तो डब्ल्यू डी आपको दिया होगा, या करेंगे। तो अब जो ऑसिलेशंस होगा ना, फोर्स्ड ऑसिलेशन, उसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, है ना, कि बार बार एक सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, वो हम बात करते हैं, और उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे कितनी होगी, है ना, ये पाएगा इस तरह से।
इसी में एक कंसेप्ट आ जाता है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो वो थोड़ा सा आपको डिफाइन करना होता है। नॉर्मली इतना बड़ा इक्वेशन यूज नहीं होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आएंगे वो रेजोनेंस पे ही आएंगे, तो फॉर्मूला बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आ जाएगा इसी फोर्स्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड आपका टॉपिक है, दैट इज नोन एज अ रेजोनेंस, वी कॉल्ड एज अ रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस क्या होता है ना, ये कई जगह पे यूज होगा सेम कंसेप्ट। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि व्हेन एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है ना, दैट इज ओमेगा डी, मैच विथ natural frequency of system, natural frequency of system, that is omega, then amplitude of oscillation becomes maximum, phenomena called as resonance, तो ये रेजोनेंस की डेफिनेशन होती है ना, कि वैसे तो एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है कि भाई ओमेगा और ओमेगा डी इक्वल थोड़ी होंगे, हमेशा डिफरेंट हो सकते हैं, तो कुछ एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन अगर ओमेगा और ओमेगा डी इक्वल हो जाए, कि इतनी ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है जो कि सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो उस टाइम जो ए डैश की वैल्यू होती है, वो ए डैश की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और हम बोलेंगे सिस्टम रेजोनेंस में आ गया, कि जब भी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम हो जाएगा तो सिस्टम किस में आ जाएगा, बेसिकली आपका रेजोनेंस में। और ए डैश की मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इसमें कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है, आप इस एक्सप्रेशन से देखो, व्हेन द ए डैश विल बी मैक्सिमम, आप एफ नॉट तो चेंज कर नहीं सकते, ये भी चेंज नहीं कर सकते हो, तो ये वाला टर्म अगर जीरो हो जाए तो डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा ना, तो ए डैश की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। भाई इसका और इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो सब कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। लेकिन अगर ये दोनों मैच कर जाएं, तो ये टर्म अगर जीरो पूरा हो जाए तो डिनोमिनेटर सबसे कम हो गया ना, तो ए डैश की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो सिंपल से आपका यहाँ पे आ गया कि जब भी आपका ऐसा हो जाए कि ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी सिस्टम की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए, तो उस टाइम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो जस्ट आपकी हो जाएगी एफ नॉट इंटू ओमेगा डी इंटू बी, यही से मैंने लिख लिया कि भाई अगर ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया तो फिर यही तो बच गया, तो ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर का पावर हाफ, तो ओमेगा डी भी बच जाएगा बाई एफ नॉट, तो यहाँ से आपका गया, तो उस टाइम एम्पलीट्यूड जो होगा वो ये होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है रेजोनेंस का, और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बहुत हैं रेजोनेंस के, है ना, कि जब भी फोर्स्ड ऑसिलेशन होगा तो उसमें एक रेजोनेंस का कंसेप्ट होता है। अगर ओमेगा डी ओमेगा के इक्वल होगा तो बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड से सिस्टम ऑसिलेट करेगा, लाइक जो सोल्जर मास पास करते हैं, है ना, कि आपको पता है जब सोल्जर मास पास करते हैं तो जब ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो क्या बोला जाता है उन्हें, व्हेन दे क्रॉस एनी ब्रिज, are asked to break their steps, like just walk normally. उन्होंने बोला जाता है कि भाई अब आप मार्च पास बंद कर दो और अपने स्टेप्स को ब्रेक करो, है ना, क्योंकि जो सोल्जर्स के मास पास करने की कुछ फ्रिक्वेंसी है ना, कि उनसे बोला जाता है कि अपने उसको हम क्या करेंगे, बेसिकली आपका ब्रेक कर दो, क्योंकि सोल्जर के मास पास करने की कुछ फ्रिक्वेंसी है, ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, और जो ब्रिज जब ऑसिलेट करेगा, है ना, तो उसकी भी फ्रिक्वेंसी कुछ नेचुरल होगी, सोल्जर के मास पास करने की कुछ फ्रिक्वेंसी है और ब्रिज के ऑसिलेशन की कुछ नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। अगर ये दोनों मैच कर जाएं इन केस कभी,
कि भाई जो एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी है वो सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से अगर मैच कर जाए तो बहुत वाइडली वो फिर ऑसिलेट करेगा, जो ब्रिज पूरा होगा, और कोलैप्स भी कर सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि वो स्टेप ब्रेक करो। तो स्टेप ब्रेक करने का मतलब होता है कि वो ये नहीं चाहते कि रेजोनेंस हो, क्योंकि रेजोनेंस में तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड से ब्रिज ऑसिलेट करने लगेगा, तो इट कैन कोलैप्स ऑल्सो। तो ये थोड़ा सा एक रेजोनेंस की थ्योरी है। तो 2-3 फॉर्मूले हैं, याद कर लेना सही रहता है, इसे छोड़ना सही नहीं है। छोड़ने से क्या होगा कि इसी 2 क्वेश्चन से तो आप लीड लोगे, अगर इसके 2 क्वेश्चन आते हैं तो बाकी स्टूडेंट से। अब छोड़ के जाओगे तो फिर तो बराबर ही आ जाएंगे। तो ये सब टॉपिक लीडिंग टॉपिक्स होते हैं। तो ये रेजोनेंस का कंसेप्ट है। एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना भूल गया आपको मैं, कि जो फ्री ऑसिलेशन ये आपका था डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसमें एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस क्या होंगी, है ना? तो भाई एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैसे वो जानते हो आप कि इसमें अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई की वैल्यू कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी ई की वैल्यू जो होगी ना, वो हाफ के ए डैश स्क्वायर हो जाएगी, है ना? कि अगर ए डैश एम्पलीट्यूड है तो टोटल एनर्जी की वैल्यू उसकी ये हो जाएगी। वो तो टोटल एनर्जी एसएचएम की होती है, तो भाई किसी भी एसएचएम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर को ही तो हम के लिखते हैं, हम लिख सकते हैं हाफ के स्क्वायर, है ना? नॉर्मल एसएचएम में क्या होता था, ये मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती थी, इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगी ना, क्योंकि जब ए डैश की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो मैकेनिक टोटल एनर्जी डिक्रीज होती है। ये आपका हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बीटा बी टी बाई एम। एक यहाँ से 2 हट जाएगा क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी, जो कि टाइम के साथ डिक्रीज होगी। वही तो डेफिनेशन है कि एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस कंटिन्यूसली ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स, इसी को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा ध्यान रखना टोटल एनर्जी का। कई बार न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी बेस्ड होंगे, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, बेस्ड होंगे। ये आप यहीं लिख लो, इस जगह पे लिख लो, इसके बाद ये जो चीज है यहाँ लिख लो, तो इसके बाद इसी डैम्प्ड ऑसिलेशन में लिखना है। जो आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा है, एम्पलीट्यूड लिखा है, वहीं पे लिख लो टोटल एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। सर रेजोनेंस तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है ना? अरे यार, जब रेजोनेंस कई जगह पे आएगा। रेजोनेंस का मतलब होता है मैच होना। सर नेक्स्ट स्लाइड एक बार दिखाओ। रेजोनेंस आप पढ़ोगे अभी, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी रेजोनेंस आ जाता है ना? रेजोनेंस का मतलब होता है 2 फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, उसी से हम बात करते हैं। नहीं, कई जगह पे आएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे, उसमें भी रेजोनेंस आता है। हर जगह हम फ्रिक्वेंसी मैच ही तो कर रहे हैं। जैसे आप चैनल चेंज करते हो, टीवी का चैनल बैठ के चेंज नहीं करते हो, एनडीटीवी, आज तक, है ना, पंजाबी तड़का, क्या क्या चैनल नहीं आते हैं, तो आपको फ्रिक्वेंसी मैच ही तो कर रहे होते हो। तो एयर में कोई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आ रहा है, अपने सिस्टम की फ्रिक्वेंसी को उससे मैच कर दिया, तो आपका ट्यून हो गया, वो चैनल आ गया, वो भी रेजोनेंस ही है ना? सारे रेजोनेंस के एग्जांपल होते हैं। सर वो रेजोनेंस का स्लाइड दिखाइए ना। अभी दिखा रहा हूँ, पहले इसको लिख लूँ मैं, इसके बाद आपका आ जाएगा। ये आपका क्या? है ना? रेजोनेंस में ये फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड ध्यान रखना,
कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू इतनी होती है, ये तो बहुत छोटा फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ये तो बहुत छोटा होता है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी होगी इतनी होती है। है ना, ये हमने कर लिया राइट। अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना आप इसमें कि ये मैंने सिलेबस पूरा खत्म करवा दिया आपको, इसमें बाकी थ्योरी तो आप मॉड्यूल से पढ़ लोगे, है ना, मॉड्यूल में अच्छी थ्योरी दी हुई है, जो मैंने लिखवाया वो भी बहुत है, वो भी पढ़ लेते हो तो बहुत है ना, कि जब हम रिवाइज करेंगे ना तो पहला स्टेप तो होगा रिवाइज फ्रॉम लेक्चर नोट्स। ये चैप्टर खत्म हो गया ना हाँ सर? चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, रिवाइज फ्रॉम द नोट्स एंड मॉड्यूल। लेकिन एक चीज की आप एनसीईआरटी पढ़ लेना और दिस टॉपिक जो आज हमने कवर किया है, डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, है ना, इसको आप एनसीईआरटी से पढ़ना। एनसीईआरटी वैसे मैंने काफी कुछ बता दिया है, फिर भी आप एक बार एनसीईआरटी से उसको पढ़ लेना एंड एनसीईआरटी के ही एंड सॉल्व एंड एनसीईआरटी के ही आप वो भी कर लेना इसमें बैक क्वेश्चंस। हाँ, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल एंड एक्सरसाइज। सर वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर सकते हो, बात वही है, एग्जाम्पलर भी कर लो, ओके सर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर सकते हो। सर ये ऑसिलेशंस के नाम से है ना एनसीईआरटी में? हाँ, डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन के नाम से है, एनसीईआरटी में ऑसिलेशंस के नाम से दिया हुआ है। ओके सर। चैप्टर में जो डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन है ना, इसकी थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है इसके, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बाहर आपको मिलेंगे नहीं, बाकी चीजों के तो बहुत क्वेश्चंस हैं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के नहीं मिलते हैं, तो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल एंड एक्सरसाइज भी कर लेना इसकी, सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक की, बाकी करो ना ये करो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, तो यहाँ कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका मेजर चैप्टर एसएचएम इज कंप्लीट, है ना। तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन आपको देता हूँ पेंडुलम्स के ऊपर, क्योंकि इसके क्वेश्चन अभी मेरे पास है नहीं, आई विल सर्च एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में आपका वही होगा कि थोड़ा रिवीजन एंड हायर लेवल की प्रैक्टिस पूरे एसएचएम चैप्टर की। Sir, can you show the second and third slide? अभी मैं शो कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में विल अटेम्प्ट द फ्यू हायर लेवल क्वेश्चंस जो मेरे पास छोटे हुए हैं, प्लस पूरा रिवाइज करेंगे शुरू से ही सभी चीज़ों को। तो नेक्स्ट सर तो आज का लेक्चर हो गया क्या? नहीं, आज के लेक्चर में अभी क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे एक दो, ओके, है ना, एक दो करवाने हैं आपको क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये आपका, हाँ सर। तो ये आप देख लो प्रीवियस स्लाइड्स। कौन सी स्लाइड देखनी है बेटा आपको? दिस वन, Second and third. ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट के बाद ये सेकंड हो गया, Okay, sir. एंड दिस इज योर थर्ड, ये आपका थर्ड आ गया। Thank you. कोई नहीं, मैं पीडीएफ बना लूंगा नेक्स्ट चैप्टर से ना, आई विल फॉर्म द पीडीएफ, तो उसको ग्रुप में शेयर कर देंगे तो आसानी होगी, आपके स्लाइड से। चलो आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस, मैंने एक दो क्वेश्चन का ही टाइम है आपके पास, स्टिल वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, तो पेंडुलम के एक दो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो आप कर लो, है ना। और पूरा जो है ना, आप जो है मॉड्यूल पूरी सॉल्व कर लो, एकदम एक एक क्वेश्चन पूरा,
एंड कल एंड 2 डाउट क्लास हैं, उसमें आराम से डाउट भी हो जाएंगे आपके, है ना? तो जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर अ वाइल. ये नहीं करना, ये मैं जो बताऊंगा उस पर करना. ये सब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. सारे क्वेश्चंस सही बचे हुए हैं. आई विल डू इन नेक्स्ट क्लास. हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. ये आप सॉल्व कर सकते हैं. सारा एंड अनाया, आपका आंसर सेम है. सही है. देवयानी, चेतना, रचिता, देविशी थोड़ा सा आंसर गलत आ रहा है आपका. तो कई बार वो ऑप्शन आता है आपका, थोड़ा सा केयरफुली करेंगे तो आपका आ जाएगा. पेनल, योर आंसर इज करेक्ट. हाँ, आप सही है देविशी, आपका आंसर. नो, योर आंसर इज करेक्ट. हाँ ना, योर आंसर इज करेक्ट. केला, थोड़ा सा ध्यान दो. कई लोग जो डी ऑप्शन ला रहे हैं ना, थोड़ा उल्टा कर रहे हो आप कुछ. राधा, योर आंसर इज करेक्ट. अनिका, योर आंसर इज करेक्ट. बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही आंसर है ना. श्रुति, राई, यूर ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर. है ना, पहले किया हुआ है आपने क्वेश्चन इस नेचर का, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ मच प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, है ना. साहिल, योर आंसर इज करेक्ट. है ना, बिल्कुल सही है ना. सबके सही आंसर आ रहे हैं. आपको पता है कि नॉर्मल केस में पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g. और जब लिक्विड के अंदर होता है तो T' हो जाएगा. 2π√L/g इफेक्टिव होता है. और g इफेक्टिव की वैल्यू लास्ट क्लास में आपने पढ़ी थी कि g × 1 - ρ1/ρ2. ρ1 इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ρ2 इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. ये बॉब, तो g इफेक्टिव यहाँ से आ जाएगा. g इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी g - 1/10, क्योंकि इन दोनों का रेशियो इसने दिया हुआ है ना, 1/10 ऑफ द बॉब. लिक्विड ऑफ डेंसिटी ऑफ 1/10 ऑफ द बॉब, तो रेशियो 1/10 हो जाएगा. यहाँ से g इफेक्टिव की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 9/10g, है ना. तो इसको आप यहाँ पुट कर दो तो d' की वैल्यू आ जाएगी L/9/10g. दोनों को डिवाइड कर दो तो विल गेट दिस आंसर. सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना. तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट. तो फिलहाल, है ना, ये जस्ट मैंने एक क्वेश्चन दे दिया था आपको. हाँ गौतम, सही आपका आंसर, सी ऑप्शन आ जाएगा. तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट. थोड़ा सा उल्टा वगैरह करोगे ना तो ये ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है. हाँ, तो प्रॉपरली करोगे तो विल गेट योर आंसर. कई बार डिवाइड करने में हम गड़बड़ कर देते हैं, है ना. आपको T'/T करना होगा, तो T'/T की वैल्यू √10/9 आ जाएगी.
तो टी डैश इज द 10 रूट 10 बाई 9 टाइम्स ऑफ टी आ जाएगा, तो सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतने काफ़ी है। आपका पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट हो गया। नाउ यू डू योर ओन वर्क, कि भाई अपना पूरा मॉड्यूल कर लो। तो कल की क्लास में विल डिस्कस द कंप्लीट डाउट ऑफ मॉड्यूल ऑफ ऑल सेक्शंस, सारे कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके कोई एडिशनल डाउट्स हैं तो वो भी आप पूछ सकते हो। पहले एक बार मॉड्यूल खत्म हो जाए तो एनी डाउट्स वी आर हैविंग, कहीं भी कोई डाउट है किसी भी बुक का हो, है ना, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, सो दैट यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट, है ना। तो हम कर लेंगे इस तरह से, है ना, तो ये हम कर सकते हैं इस तरह से, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में अभी हम SHM ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास है ना, उसमें विल स्टडी द SHM ओनली। SHM के बहुत सारे अभी क्वेश्चंस मेरे पास बचे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा अभी, है ना, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है ना एकदम 100% होना चाहिए, कि कभी भी अगर SHM का कोई क्वेश्चन आए तो नहीं सॉल्व हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 100% सॉल्व करना ही करना है उसे, हर चैप्टर में 100% चाहिए होता है। आजकल आपको पता है कंपटीशन जैसा है ना, तो 95% में भी क्वालिफाई करना मुश्किल हो जा रहा है आजकल, तो एकदम 10 to 100% होना चाहिए हमेशा, है ना। तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास, एक क्लास से भी मैं SHM की और लूँगा, है ना। हालांकि थ्योरी एंड चैप्टर इज कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। हाय सर, सर एक चीज बताइए, यहाँ पे जो लिखा है ना, द लिक्विड इज नॉन विस्कस, हाँ, अगर ये इसका विस्कस क्या रिलेवेंस है? इसका रिलेवेंस ये, अगर विस्कस होता ना तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाता है। अच्छा सर, हाँ। हाँ, फिर वो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाता ना, फिर तो थ्योरी पूरी अलग हो जाती जो लास्ट में हमने पढ़ा है। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड डिफाइन ही नहीं कर पाते, तो इसलिए लिखा हुआ है। अगर नहीं भी लिखा होता नॉन विस्कस तो आप उसको एज्यूम कर लोगे कि नॉन विस्कस है, अदरवाइज तो पूरी चीजें कॉम्प्लीटेड हो जाएंगी, है ना। क्या पड़ेगा। ओके, बाय बाय सर। बाय, बाय सर, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सर।